हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप सभी ने वीकली टेस्ट अटेम्प्ट किया और मुझे उम्मीद है इस वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद आपके पूरे मंथ का रिवीजन भी हो गया होगा, करेक्ट? तो चलिए देखते हैं फार्माकोलॉजी में आपके क्या क्वेश्चन आए और आपने क्या लॉजिक लगाए और क्या सही आंसर है, क्योंकि गलतियों के सुधार के बिना कभी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ये तो आपने देखा होगा। चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। और एएनएस की बात है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कीप बॉडी कूल एंड काम, तो हम पैरासिम्पैथेटिक को कूल एंड काम बोलते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट, हाँ ट्रिपल एफ कंडीशन सिंपैथेटिक कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम इज हेड नेक ट्रंक, गलत, क्योंकि हमने देखा था the parasympathetic division is limited to the head and neck trunk while sympathetic division is distributed all over the body, correct? Parasympathetic is also called as the dorsolumbar, नहीं, parasympathetic called as the craniosacral, sympathetic called as the dorsolumbar और thoracolumbar। तो R और S गलत है, PQ सही है। क्या आपने A आंसर लगाया? क्या सिंपल सामने दिख रहा है, PQ is correct, RS is false। एक लाइन में सारी चीजें थी ये, अगर आपने ध्यान दिया हो कि बॉडी कूल एंड काम, फाइट फ्लाइट फ्राइट, क्रेनियोसैक्रल, डॉर्सोलंबर, लिमिटेड हेड नेक ट्रंक और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आ जाइए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस द हार्ट कंडीशन, पैरासिम्पैथेटिक में क्या हार्ट इंक्रीज होता है? नहीं, M2 रिसेप्टर जीआई प्रोटीन मीडिएटेड होता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज होता है, गलत है। सिंपैथेटिक कॉजेज मायोसिस, शेर देखने के बाद आप आंखें, आपकी पिपल्स क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे? नहीं, डायलेट होंगे, यानी माइड्रेसिस होगा। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट द जीआई मूवमेंट, हाँ खाना खाने के बाद फूड का डाइजेशन होता है, जीआई मोटिलिटी बढ़ेगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगा। सिंपैथेटिक कॉजेज द ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, नहीं, सिंपैथेटिक कॉजेज द ब्रोंको डायलेशन। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, जल्दी से लगाया कि नहीं लगाया? यस, पैरासिम्पैथेटिक। शेर और शेर वाली कहानी याद है कि नहीं? जरूर मुझे बताइएगा, और अगर नहीं याद है तो जाके जरा एएनएस सीरीज, जित सीरीज में एएनएस देखिएगा और शेर वाली कहानी याद करिएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द निकोटिनिक रिसेप्टर। अब निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एनएन और एनएम होते हैं, दोनों हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल, सोडियम आयन मीडिएटेड होते हैं, डीपोलराइजेशन कॉज करते हैं। एनएन गैंग्लिया में प्रेजेंट होता है, एनएम हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होता है। अब उनसे जरा ऑप्शंस देखिए। एनएम रिसेप्टर आर कॉजिंग रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, नहीं भैया, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, रिलैक्सेशन तो ब्लॉकर कराएंगे। एनएम रिसेप्टर इन एड्रिनल मेडुला, अरे नहीं 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 नहीं, एनएन रिसेप्टर रिलीज कराता है, एनएम नहीं। एनएन रिसेप्टर इन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया रीपोलराइजेशन, जरा देखिएगा क्या गलत लिखा है, क्या डीपोलराइजेशन होना चाहिए था। ट्यूबोकुरेरिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ द एनएम रिसेप्टर, हाँ जी, ट्यूबोकुरेरिन या ऑल द स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट एक्टिंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर एंटागोनिस्ट ऑफ द एनएम, व्हाइल एनएन रिसेप्टर गैंग्लियोनिक ब्लॉकर जहां हेक्सामेथोनियम, ट्राइमेथोफैन, मेकामाइलामिन, ये सारी पेंटोलिनियम, ये सारी ड्रग आपकी आती हैं। तो आपके बाकी ए बी सी गलत है, डी सही है। क्या आंसर मिला? क्या जरा ये टेबल देखिएगा, एनएन और एनएम वाली कहानी रिसेप्टर की वहीं से आ जाएगी। फंक्शन ऑफ M3 रिसेप्टर, हमने क्या पढ़ा था? पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, आता है क्या? जरा उसे देखिएगा। एसे नोड हाइपरपोलराइजेशन, M3 रिसेप्टर तो हार्ट पे प्रेजेंट ही नहीं होता। रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कॉजेज वैसोडाइलेशन, हाँ कैपिलरी में हमने देखा था, EDRF नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेशन, जी सही है। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल, गलत बात, हार्ट में प्रेजेंट ही नहीं है। इंक्रीज द HCl सिक्रीशन, अरे HCl सिक्रीशन M1 की वजह से होता है, ना कि M3 की वजह से। आपसे फंक्शन ऑफ M3 पूछा गया, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड वाला कॉन्सेप्ट याद आया? क्या कैपिलरी की बात याद आई? क्या EDRF याद आया? क्या, और अगर EDRF याद आया तो नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू क्या वैसोडाइलेशन याद आया? क्या हाँ जी बिल्कुल याद आया होगा, क्योंकि HCl सिक्रीशन की बात करेंगे, एसिड सिक्रीशन, तो वो हमारा M1 रिसेप्टर से आता है। M2 रिसेप्टर SA नोड AV नोड वेंट्रिकल में हमारा होता है, तो उसकी कहानी अलग है।
बेथनीकोल हैज मैक्सिमम एगोनिस्ट एक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिनर्जिक रिसेप्टर। अब जरा मुझे कुछ ट्रिक बताइएगा जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। M1 रिसेप्टर याद रखने के लिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या याद करते हैं हम? ओटीपी। M2 के लिए MMT, M3 के लिए BDS। आपसे क्या पूछा गया है? बेथनीकोल, और बेथनीकोल बी फॉर ब्लैडर। ब्लैडर यानी स्मूथ मसल्स, और स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट रिसेप्टर कौन? M3 रिसेप्टर। M4 तो CNS की बात है, M1 हमारा HCl सिक्रेशन, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैराइटल सेल की बात आती है, M2 हार्ट आता है। आपसे बेथनीकोल ब्लैडर पे मेनली काम करता है। BDS बोला तो बेथनीकोल डेरिफेनासिन, सैलिफेनासिन, इसका एंटागोनिस्ट आता है। सिंपल आपको आंसर करना था ना, BDS से आंसर आएगा ना जी। द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा इज, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, हमने पढ़ा था ना। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ एट्रोपिन, दो आते हैं, दोनों बहने हैं, इप्राट्रोपियम, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये हमारी वो ड्रग होती है जो एंटी अस्थमेटिक होती है, यानी अस्थमा में यूज होती है, बट सिंपैथेटिक के थ्रू नहीं, पैरासिंपैथेटिक, और खास तौर पर एंटी कोलिनर्जिक एक्शन रखती है। एट्रोपिन काम कर सकती है लेकिन एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होंगे। इप्राट्रोपियम, पायरेनजेपिन M1 के लिए है। ग्लाइकोपाइरोलेट की बात करोगे तो प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में काम करेगी। और आपने ये टेबल जरूर देखा होगा कि अगर हमने देखा कौन सा प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, ग्लाइकोपाइरोलेट, पेप्टिक अल्सर में देखेंगे पायरेनजेपिन की बात आएगी, और अस्थमा की बात आती है इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड याद आता है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग रिसेप्टर एंड देयर एगोनिस्ट। यहां पे आपके रिसेप्टर हैं और उनके एगोनिस्ट देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट? M1 रिसेप्टर का एगोनिस्ट जरा फटाफट याद करें फिर से। ओटीपी में क्या आपको यहां पे एंटागोनिस्ट पूछा गया है? तो M1 में आपको पायरेनजेपिन, टेलेनजेपिन, 1,4-R देखने को मिलेगा क्या? लीजिए, आपका आंसर शुरू होने से पहले खत्म हो गया, बट फिर भी M2 की बात करेंगे तो M2 में हमें क्या देखने को मिलेगा? ट्राइमिट्रामिन मिलेगा क्या? M3 में आपकी डेरिफेनासिन आएगी क्या? NN की बात करोगे हेक्सामेथोनियम आएगा क्या? सारे मैच कर लीजिएगा, आंसर आपको यहीं पे आ जाएगा। वैसे आंसर तो आपने शुरू में ही निकाल लिया। ये सेलेक्टिव एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, तो प्लीज इनको लाइटली मत लीजिएगा। Which of the following drug is an anticholinergic agent except? सभी एंटीकोलिनर्जिक है, कौन सी नहीं? ऑक्सीब्यूटाइनिन, हाँ जी बिल्कुल है, वेसिको सेलेक्टिव में हमारी आती है। डाइसाइक्लोमिन, हाँ जी हमारी ये यूज होती है एंटी स्पाज्मोडिक के लिए। एट्रोपिन तो हमारी नेचुरल एल्कलॉइड आती है, ट्रोपाबेलाडोना, लेकिन एम्फेटामिन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट होती है, तो ये एंटीकोलिनर्जिक कभी नहीं हो सकती है। और क्लासिफिकेशन आपने एंटीकोलिनर्जिक में देखा होगा, हमने आपसे बोला क्या? वेसिको सेलेक्टिव की हमने बात करके चले थे, हमें ऑक्सीब्यूटाइनिन आई थी। हमारा सारी ड्रग का क्लासिक, ये हमारा एंटी स्पाज्मोडिक में हमें डाइसाइक्लोमिन आई थी, एट्रोपिन है सारी ड्रग। नेक्स्ट, पायरेनजेपिन इज एन एंटीमस्कैरेनिक ड्रग यूज्ड इन, अभी हमने बोला जा पी ले, M1 एंटागोनिस्ट है, HCl के सिक्रीशन को घटाएगा, पेप्टिक अल्सर में यूजफुल हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, बस मैच करिएगा, आंसर लगाइएगा। और अगर अभी तक इन चीजों को नहीं पढ़ा है तो प्लीज थोड़ा सा ट्रिकी लैंग्वेज में आइएगा। हाँ, आपको थोड़ा सा बेसिक निमोनिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा। आइए, Name the drug using in the treatment of the glaucoma by increasing trabecular outflow। अब ग्लाउकोमा की बात करते हैं तो ग्लाउकोमा में दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला, प्रोडक्शन घटाना एक्वस ह्यूमर का, और एक्सक्रीशन बढ़ाना। प्रोडक्शन घटाने के लिए हमने अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड पढ़ा होगा। वाइल जब हमने एक्सक्रीशन बढ़ाने वाले में दो पाथवे, ट्रेबेक्युलर, यूवेस्क्लेरल। ट्रेबेक्युलर में दो क्लासेस, मायोटिक एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट। मायोटिक में पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन एंड डिपिवेफ्रिन में देखने को मिलती है, और यूवेस्क्लेरल में आपको देखने को मिलती है कौन सी? लेटनोप्रोस, बिमेटोप्रोस देखने को मिलती है। आपसे क्या पूछा गया? ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो। क्या पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन की कोई ड्रग दिख रही है क्या? लगा दीजिएगा। यूवेस्क्लेरल पूछा गया होता तो ये हो जाता। प्रोडक्शन घटाने के लिए पूछा गया होता तो ये दोनों में से आंसर आपको मिलता। तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर लगाते जाइएगा, क्लासिफिकेशन याद करते जाइएगा। Which of the following is act as the rate limiting step in the synthesis of the noradrenaline? और noradrenaline की सिंथेसिस की बात आए
टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ना याद आए ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब रेट लिमिटिंग स्टेप बात आती है तो टायरोसिन से बनता है क्या? लीवोडोपा। और लीवोडोपा जब बनता है तो वहीं पे लगता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। लगाइए ना एंजाइम, किसने आपको रोका है? दैट इज द टायरोसिन से लीवोडोपा, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, उसी पे तो सारा गेम होता है। नेक्स्ट, ड्रग यूज्ड इन द बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी में वैसे बता दूं, प्रोस्टेट का जब हाइपरट्रॉफी यानी जो उसका एनलार्जमेंट हो जाता है और बिनाइन पे मतलब इनिशियल स्टेज पे होता है, तो उस केस में अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, खासतौर पर नॉन सेलेक्टिव अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 एंटागोनिस्ट मेनली प्राजोसिन यहां पे हमारी ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। तो अल्फा 1 एंटागोनिस्ट की बात आती है, बीएचपी जिसको हम बोलते हैं, याद है ना बीपीएच हमने बोला था, तो बीपीएच के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारी होती है कौन सी? सॉरी, अल्फा 1 एंटागोनिस्ट यहां पे हमारी यूज होती है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फार्माकोलॉजी सेक्शन, which one of the following drug is beta adrenergic blocking with the intrinsic activity? अच्छा, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो कि बीटा ब्लॉकर का ना, तो 3 क्लासेस आती हैं, याद करिएगा। पहला फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जहां हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव, सेकेंड जनरेशन जहां हम बोलते हैं हमारे कार्डियो सेलेक्टिव, और थर्ड जनरेशन जहां बोलते हैं हम क्या? बीटा ब्लॉकर विद द एडिशनल वेसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी। अब अगर इन पे आंसर पे हम बात करेंगे, पिंडोलॉल, सोटालॉल, कार्वेडिलॉल, लेवेटालॉल, अब आपसे कौन सी इसमें इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी रखती है? वैसे आंसर तो आप पिंडोलॉल दे दोगे। कार्वेडिलॉल, लेवेटालॉल की बात आएगी, ये दोनों ड्रग हमारी आएगी, किसमें आएंगी? दैट इज द अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर आएगी। सोटालॉल की बात करोगे नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आएगी, लेकिन पिंडोलॉल इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक। वैसे इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी और विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, ये दोनों का कमेंट जरा मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, तो मुझे मजा आएगा कि हमने क्या पढ़ा है। सो ये रहा हमारा आंसर। सो द राइट आंसर यहां पे हमारा क्या हुआ? पिंडोलॉल इज द करेक्ट आंसर। पिंडोलॉल विथ हैविंग द इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। तो अगर विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक की बात किया जाएगा तो पिंडोलॉल आएगा। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर ये रहा। सो फार्माकोलॉजी में यहीं तक। नेक्स्ट टीचर आपको आपके साथ जुड़ेंगे अदर सब्जेक्ट्स के साथ। सो विद दिस, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म जीपैट डिस्कशन सेंटर में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीकली टेस्ट तो आज अटेंड किया ही होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इस टेस्ट में, तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो चलिए, तो इस टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि फार्मास्यूटिक्स पार्ट से पूछे गए थे, उनका हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। क्या पॉसिबल उनके आंसर्स होंगे और क्या पॉसिबल उनका डिस्क्रिप्शन होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन फिजिक्स ऑफ टैबलेट से या फिर ग्रेनुलेशन से लिया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द ग्रेनुलेशन द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेनुलेटिंग मीडियम इंक्रीज द मास ऑफ लिक्विड ब्रिज एंड द एडेसिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। देखिए यहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे चीज समझिए कि आपने क्या किया कि यहां पर ग्रेनुलेटिंग एजेंट ऐड किए हैं, या कह सकते हैं बाइंडर आपने ऐड किया है, ग्रेनुलेटिंग मीडियम इंक्रीज कर दिया, तो इसके कारण मास ऑफ द लिक्विड ब्रिज एंड एडेसिव फोर्स, लिक्विड ब्रिज का मास और एडेसिव फोर्स भी इंक्रीज हो गए। तो उस स्टेट को क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स को पकड़िएगा जरूर। कैपिलरी स्टेट, पेंडुलर स्टेट, फ्यूनिकुलर स्टेट और ड्रॉपलेट स्टेट। देखिए 4 स्टेट होती है, हमें पता है। सबसे पहले शुरुआत में जब हम बाइंडर सॉल्यूशन या ग्रेनुलेटिंग मीडियम ऐड करते हैं, तो फर्स्ट स्टेट में जब क्या होते हैं कि जो टैबलेटिंग मटेरियल है, मतलब पाउडर पार्टिकल है, उनके बीच में एक वीक टाइप के ब्रिज बनते हैं, वीक टाइप का लिक्विड ब्रिज बनता है, तो उसको बोलते हैं हम पेंडुलर स्टेट। लेकिन यहां पर बोला गया है कि जो आपने ग्रेनुलेटिंग मास या ग्रेनुलेटिंग सॉल्यूशन इंक्रीज कर दिया, ग्रेनुलेटिंग बाइंडर सॉल्यूशन इंक्रीज कर दिया, तो उसके कारण लिक्विड ब्रिज इंक्रीज हो गया और एडेसिव फोर्स इंक्रीज हो गया। मतलब ये सेकंड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये पेंडुलर स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये सेकंड स्टेट के बारे में बात कर रहा है। तो सेकंड स्टेट कौन सी? फ्यूनिकुलर स्टेट के बारे में बात कर रहा है।
इसके बाद यदि हम और बाइंडर सॉल्यूशन ऐड करते हैं और ग्रेनुलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं, ग्रेनुलेटिंग एजेंट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो उसके बाद कैपिलरी स्टेट आती है और फाइनली लास्ट में जब आपने बहुत ज्यादा बाइंडर सॉल्यूशन ऐड कर दिया तो आपका पूरा जो कह सकते हैं मास है, जो पाउडर पार्टिकल मास है, वो एक ड्रॉपलेट का या ड्रॉप का फॉर्म ले लेगा, तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉपलेट स्टेट। क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट स्टेट। लेकिन यहां पर पेंडुलर के बाद की स्टेट पूछी गई है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए जो स्टेजेस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सब्सटेंस यूज्ड टू इंप्रूव द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेनुलेशंस ऑफ द ग्रेनुलेटिंग मटेरियल या फिर पाउडर मटेरियल फ्रॉम द होपर इनटू द डाई इज कॉल्ड एज। मतलब वह मटेरियल के बारे में पूछा गया जो फ्लो प्रॉपर्टी को ऑप्टिमाइज कर देता है, फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब आपका पाउडर मटेरियल है या ग्रेनुलर मटेरियल है आपके होपर से डाई में ट्रांसफर होता है। यस, कहां से? होपर से डाई में ट्रांसफर होता है। अगर टैबलेटिंग मशीन को अगर देखें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये होपर होता है और होपर से आपका मटेरियल आपका ट्रांसफर होकर कहां पर पहुंचता है? डाई में पहुंचता है। तो ये आपका जो मटेरियल है, तो मटेरियल मतलब ये पार्टिकल्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकता है? ग्रेनुल्स हो सकते हैं। तो ग्रेनुल्स या पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम किसका होता है? ग्लाइडेंट का होता है। किसका होता है? ग्लाइडेंट का होता है। लुब्रिकेंट क्या करता है? फ्रिक्शन को ये भी रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को ये भी रिड्यूस करता है, लेकिन किसके बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है? टैबलेट मटेरियल और डाई वॉल के बीच के फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एंटी एडहेरेंट क्या करता है? स्टिकिंग प्रिवेंट करता है, मटेरियल को स्टिक होने से रोकता है डाई वॉल पर और पंच फेसेस पर। तो यहां पर दोस्तों आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्लाइडेंट होना चाहिए। यस, राइट आंसर इज ग्लाइडेंट। चलिए हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, करेक्ट आंसर इज ग्लाइडेंट। यस, तो यहां पर डिफरेंट टाइप के एजेंट्स दिए गए हैं जो कि टैबलेट्स में यूज करते हैं। डिसइंटीग्रेंट टैबलेट को ब्रेकअप करने के लिए रिक्वायर होते हैं, टैबलेट को तोड़ने के लिए जरूरी होते हैं। ग्लाइडेंट फ्लो प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं। डाइल्यूएंट बल्किंग एजेंट होते हैं। लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं डाई वॉल और टैबलेट मटेरियल के बीच। बाइंडर ग्रेनुल्स बनाने का काम करते हैं, या कह सकते हैं कि मटेरियल के बीच में या पाउडर पार्टिकल के बीच में एडहेसिव फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं या कोएसिव फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं। एंटी एडहेरेंट स्टिकिंग से प्रिवेंट करते हैं। ह्यूमेक्टेंट क्या करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट को मैनेज करते हैं मटेरियल में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ एवरेज वेट ऑफ टैबलेट इज 140 mg, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस अलाउड? परसेंटेज डिफरेंस कितना अलाउ हो सकता है, मतलब टॉलरेंस रेंज क्या हो सकती है? तो यहां पर देखिए कोई भी मेंशन नहीं है कि यूएसपी है या आईपी है। तो यदि हम यहां पर बात करें टैबलेट का वेट देखें तो एक इंटरमीडिएट टाइप का वेट आ रहा है। अगर हम बात करें इसका जो आईपी के हिसाब से बात करें, 80 mg से ऊपर की जो टैबलेट होती है और 250 से लोअर साइज की टैबलेट होती है वो मीडियम साइज की टैबलेट या मीडियम वेट टैबलेट होती है। मतलब मोर देन 80 mg बट लेस देन 250 mg अकॉर्डिंग टू आईपी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखें तो एक इंटरमीडिएट वेट की आ रही है, मतलब मीडियम वेट टैबलेट कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? मीडियम वेट टैबलेट। यूएसपी के हिसाब से भी अगर बात करें तो 130 mg से ज्यादा है, मोर देन 130 mg, लेस देन 324 mg। तो इस रेंज में भी आ रहा है। देखिए अगर बात करें 140 mg, दोनों के बीच की इंटरमीडिएट रेंज में आ रहा है, तो मतलब एक मीडियम साइज की टैबलेट है, मीडियम वेट की टैबलेट है। तो लो साइज की टैबलेट के लिए, लो वेट की टैबलेट के लिए कितना परसेंट डिफरेंस अलाउ होता है? प्लस माइनस 10%। हाई वेट की टैबलेट के लिए कितना अलाउ होता है? प्लस माइनस 5%। और मीडियम वेट की टैबलेट के लिए कितना अलाउ होता है अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया? प्लस माइनस 7.5%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 7.5% वेट वेरिएशन अलाउड होगा इस साइज की टैबलेट में, इस वेट की टैबलेट में। तो चलिए आंसर सी हो गया। तो यहां पर देखिए यूएसपी और आईपी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। 80 mg या 80 mg से कम की टैबलेट हम छोटी टैबलेट कंसीडर कर सकते हैं, लो वेट टैबलेट कंसीडर कर सकते हैं। वहीं यूएसपी में 130 mg या 130 mg से कम वेट की टैबलेट जो होती है उसको हम लो वेट टैबलेट कंसीडर करते हैं। उसके लिए परसेंटेज जो डिफरेंस अलाउड है वो प्लस माइनस 10% अलाउड है। 80 mg से लेकर 250 mg तक
की टैबलेट इंटरमीडिएट साइज की टैबलेट कह सकते हैं, मीडियम साइज की मीडियम वेट की टैबलेट कह सकते हैं। वहीं 130 mg से लेकर 240 mg 324 mg अकॉर्डिंग टू यूएसपी इसको मीडियम वेट टैबलेट कह सकते हैं। इसके लिए परसेंटेज जो अलाउंस है ±7.5% है। वहीं मोर देन 250 mg अकॉर्डिंग टू आईपी और अकॉर्डिंग टू यूएसपी मोर देन 324 mg हाई वेट की टैबलेट कहलाती है, उसके लिए परसेंटेज अलाउंस सबसे कम होगा ±5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। जेपरॉक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ लैक्टोज, बिल्कुल सही है। एविसेल इज द ब्रांड नेम ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ये भी बात बिल्कुल सही है। डाइपेक इज द ब्रांड नेम ऑफ द सुक्रोज, सुक्रोज का ब्रांड नेम होता है डाइपेक। ऑप्शन सी पर चले जाते हैं तो एमडेक्स इज द कैल्शियम कार्बोनेट, जी हाँ एमडेक्स कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता, एमडेक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ, या कह सकते हैं कि एमडेक्स इज द हाइड्रोलाइज स्टार्च होता है। ये क्या होता है? स्टार्च होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। इसलिए सी आंसर हमारे हिसाब से इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो क्या आंसर होगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर इज नॉन एज टाइप सेकंड डिसोल्यूशन अपरेटस, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइप डिसोल्यूशन अपरेटस जो होता है अकॉर्डिंग टू आईपी जो होता है वो होता है आपका बास्केट टाइप, और यूएसपी के अकॉर्डिंग जो होता है वो कौन सा होता है आपका? पैडल टाइप। यस, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। पैडल ओवर डिस्क, पैडल ओवर डिस्क टाइप 5, ठीक है, इसको चेक करते हैं। रोटेटिंग सिलेंडर इज नॉन एज, रोटेटिंग सिलेंडर इज नॉन एज टाइप 4। टाइप 4 तो फ्लो थ्रू सेल होता है। टाइप 4 तो कौन सा होता है? फ्लो थ्रू सेल होता है, ठीक। रेसिप्रोकेटिंग होल्डर इज नॉन एज टाइप 6, नो, ये टाइप 7 होता है। कैसा होता है? टाइप 7 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर। रोटेटिंग सिलेंडर आपका जो होता है, आपका अगर बात करें रोटेटिंग सिलेंडर आपका, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे पैडल ओवर डिस्क, हमें करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पैडल ओवर डिस्क। अगर हम बात करें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पैडल ओवर डिस्क। पैडल ओवर डिस्क टाइप 5 डिसोल्यूशन अपरेटस होता है। कौन सा होता है? टाइप 5 डिसोल्यूशन अपरेटस। तो चलिए चेक करते हैं आंसर क्या है। आंसर करेक्ट बी है। तो यहां पर देखिए टाइप 1 रोटेटिंग बास्केट अकॉर्डिंग टू यूएसपी, टाइप 2 पैडल, टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर होता है, और टाइप 6 रोटेटिंग सिलेंडर होता है। टाइप 3 रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर और टाइप 6 रोटेटिंग सिलेंडर होता है। टाइप 4 फ्लो थ्रू सेल होता है। टाइप 5 पैडल ओवर डिस्क होता है। टाइप 7 जो होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग होल्डर कहलाता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। चलिए तो पहले करेक्ट ढूंढ लेते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपरेटस यूज्ड 10 मैश स्क्रीन, 10 साइज मैश स्क्रीन, ये बात बिल्कुल सही है। डिसोल्यूशन टेस्ट अपरेटस यूज 40 मैश साइज स्क्रीन, ये भी बिल्कुल सही है। 22 और 40 दोनों यूज करता है। डिसोल्यूशन रिलेटेड टू दी ड्रग रिलीज, ये भी बिल्कुल सही है। इनडायरेक्टली बायो अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं डी ऑप्शन पर। ये ऑप्शन तीनों करेक्ट हो गए तो ऑब्वियस सी बात है डी इनकरेक्ट होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। टेम्परेचर फॉर डिसोल्यूशन टेस्टिंग इज 37 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड, जी नहीं, ये आपका जो टेम्परेचर दिया है डिसइंटीग्रेशन का टेम्परेचर दिया है। डिसोल्यूशन की जो टेम्परेचर हम लोग यूटिलाइज करते हैं 37 ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग यूटिलाइज करते हैं। कितना? 37 ±0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा हमारे लिए? राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो हमें याद रखना है, ये क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करते हैं कि कौन आपका करेक्ट और इनकरेक्ट के बेस पर हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इस तरीके के जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए सीधे क्वेश्चन रहते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एजेंट ये होता है, कौन सा वो होता है, वो बड़े सिंपल रहते हैं। लेकिन करेक्ट और इनकरेक्ट में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आपका पूरा नॉलेज यूज होता है इसमें। यस, आंसर चेक करते हैं हम लोग। करेक्ट आंसर क्या? डी दिल्ली। चलिए अब चलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करते हैं। डाइपेक 97% सुक्रोज प्लस 3% मॉडिफाइड डेक्सट्रिन, शुगर टैब 90 से 93% सुक्रोज प्लस 7 to 10% इन्वर्ट शुगर, न्यू टैब 95% सुक्रोज प्लस 4% इन्वर्ट शुगर, मैग्नीशियम स्टेरेट एंड कॉर्न स्टार्च। ये PQR 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके हिसाब से देखें
तो हम देखेंगे इसका जो ट्रिक रहता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कौन सा, SND, S फॉर शुगर टैब, N फॉर न्यू टैब, D फॉर डाइपैक। तो यहां पर अगर देखें शुगर टैब का कंपोजिशन, जो सुक्रोज का कंपोजिशन 93% होता है, न्यू टैब का कंपोजिशन 95% होता है, डाइपैक का कंपोजिशन कितना होता है, 97% होता है। तो देखिए शुगर टैब का दिया हुआ 93%, न्यू टैब का दिया हुआ 95% और डाइपैक का दिया हुआ 97%। तो मतलब तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो मतलब ऑल PQR आर करेक्ट, PQR सभी के सभी करेक्ट है। यस, करेक्ट आंसर डी। चलिए दिया हुआ कंपोजिशन, शुगर टैब 90 से 93%, डाइपैक 97% और न्यू टैब 95%। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द एडिटिव यूज्ड इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं। P लुब्रिकेंट, B Q एंटी एडरेंट और R ग्लाइडेंट और S बाइंडर के बारे में पूछा गया है। तो लुब्रिकेंट के बारे में देखते हैं, लुब्रिकेंट क्या होता है। चलिए लुब्रिकेंट को टेस्ट करते हैं हम लोग। लुब्रिकेंट की डेफिनेशन क्या सही है, लुब्रिकेंट रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट इजेक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ द टैबलेट, बिटवीन द वॉल ऑफ द टैबलेट एंड द वॉल ऑफ द डाई कैविटी। बिल्कुल सही है ये। लुब्रिकेंट का काम ये होता है कि लुब्रिकेंट फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है डाई वॉल और टैबलेटिंग मटेरियल के बीच में। दूसरा एंटी एडरेंट को देखते हैं, प्रिवेंट एडेशन ऑफ द टैबलेट मटेरियल टू द सरफेस ऑफ डाइज एंड पंचेस। जी हाँ बिल्कुल सही है, एंटी एडरेंट स्टिकिंग को प्रिवेंट करता है। ग्लाइडेंट प्रिवेंट एडेशन ऑफ एनी ऑफ द टैबलेट ग्रेनुलेशन टू द फेसेस ऑफ पंचेस। जी नहीं, ये किसका काम होता है, एंटी एडरेंट का काम होता है। ये किसका काम होता है, एंटी एडरेंट का। तो ये रॉन्ग हो गया। बाइंडर intended to promote flow of the tablet granulation of powder material by reducing the friction between the particle। ये ग्लाइडेंट का काम होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये ग्लाइडेंट का काम होता है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो R और S रॉन्ग है, PQ करेक्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R and S आर इनकरेक्ट। चलिए करेक्ट आंसर चेक करते हैं। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 दो ग्रुप दिए गए हैं तो उनको मैच करते हैं। चलिए तो सबसे पहले सील कोट, सब कोट और पॉलिशिंग स्मूथिंग दिया हुआ है तो उनको मैच करके देखते हैं। सबसे पहले सील कोटिंग का पर्पज क्या होता है, तो आपने देखा होगा, आपने शुगर कोटिंग में सबसे पहले हम पहली स्टेप जो करते हैं सील कोटिंग करते हैं, तो वाटर वेपर परमेशन को रोकने के लिए या मॉइस्चर प्रूफिंग के लिए आप इसको करते हैं सील कोटिंग को। तो पी का 3 किस में दिया हुआ है, देखिए ये तो हमारा सॉलिड है बिल्कुल, प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट। तो P3 किस में है, 2 में है, तो इनको हटा दीजिए, इन पर विचार ही नहीं करना हमें। अब उसके बाद सब कोटिंग का पर्पज क्या होता है, सब कोटिंग का पर्पज आता है राउंड द एजेस एंड बिल्ड अप द टैबलेट साइज। ठीक है, तो Q4 किस में दिख रहा है, Q4 इसमें दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है। चलिए और इसको पुख्ता कर लेते हैं हम, आंसर करेक्ट है कि नहीं। पॉलिशिंग क्या करता है, आपके डिजायर लस्टर प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो R2 किसमें, इसमें दिया हुआ है। और S1 टू कवर एंड फिल द इम्परफेक्शन, स्मूथिंग का काम होता है, जो कि फाइनल मतलब आपकी पॉलिशिंग से पहले की तीसरी स्टेप होती है। तो इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, हमारा बी आंसर होना चाहिए। चलिए आंसर चेक करते हैं, आंसर क्या है। यस, बी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एक्सीपिएंट एविसेल C15 यूज फॉर द टैबलेट इज अ को प्रोसेस एक्सीपिएंट ऑफ, किस किस से मिलकर बना होता है। डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30, लैक्टोज प्लस माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज प्लस गुआर गम, डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट प्लस कोलिडोन 30 प्लस कोलिडोन Cl। तो इसका दोस्तों ये आपको याद करने पड़ेंगे, कुछ आपके को प्रोसेस्ड मटेरियल है, उनके आपको कंपोजिशन याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए यहां पर एवी सेल है तो मतलब माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज होना चाहिए। तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज किन किन ऑप्शन में है, बी और सी ऑप्शन में, तो ए और डी तो होंगे नहीं। अब यहां पर दिया एवी सेल C15, तो आपको थोड़ा सा यहां पर जोर लगाना पड़ेगा, MCC प्लस गुआर गम को मिला दें तब बनता है एवी सेल C15। तो करेक्ट आंसर इज सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके चलिए ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं।
Alginic acid is a disintegrant of tablet. Follow which type of disintegration mechanism? Swelling, liquid uptake, effervescence, none of the above. देखिए जो आपके डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं वो आपकी डिफरेंट टाइप की डिसइंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म शो करते हैं। उनमें से आपका एक स्वेलिंग होता है, एक कैपिलरी एक्शन होता है जिसको हम लिक्विड अपटेक भी बोल सकते हैं, एफरवेसेंसी होता है, साथ ही साथ इलास्टिक रिकवरी या डिफॉर्मेशन भी होता है। तो इसमें एल्जिनिक एसिड जो होता है वो आपका स्वेलिंग, याद रखना पड़ेगा, स्वेलिंग एक्शन शो करता है। कौन सा? स्वेलिंग एक्शन। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कौन कौन से स्वेलिंग एक्शन यूज करते हैं। अकेशिया ट्रैकेन, स्टार्च, एल्जिनिक एसिड, ये स्वेलिंग एक्शन शो करते हैं। लिक्विड अपटेक या कैपिलरी एक्शन या विकिंग एक्शन कौन शो करता है? स्टार्च, एमसीसी, कैटानिक रेजिन, सोडियम स्टार्च, ग्लाइकोलेट, ये सब शो करते हैं। एफरवेसेंट सोडियम ग्लाइसिन कार्बोनेट शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेजेस ऑफ वेट ग्रेजुएशन और एट पर्टिकुलर लेवल। ये क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें लगभग कर ही लिया था। पहली स्टेप होती है पेंडुलर स्टेट, दूसरी होती है फ्यूनिकुलर स्टेट, तीसरी होती है आपकी कैपिलरी स्टेट और चौथी होती है ड्रॉपलेट स्टेट। पेंडुलर, फ्यूनिकुलर, कैपिलरी, ड्रॉपलेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। कैम ट्रैक गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेस, turret hold upper and lower punches, hopper hold the material of tableting to be compressed, die used to compression of granules। चलिए चेक करते हैं। तो कैम ट्रैक गाइडेंस प्रोवाइड करती है मूवमेंट ऑफ पंचेस, ये बात बिल्कुल सही है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। देखिए हमें कौन सा ढूंढना है? इनकरेक्ट। दूसरा, टरेट होल्ड दी अपर एंड लोअर पंचेस, ये बात बिल्कुल सही है। टरेट होल्ड करने का काम करता है अपर और लोअर पंचेस के लिए। होपर जो होता है, जो टैबलेटिंग आपके जो टैबलेट मटेरियल, टैबलेट मशीन को अगर देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो रहता है होपर रहता है। जब टैबलेट मटेरियल कंप्रेशन के लिए जाता है तो इसको होल्ड रखने का काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डाई यूज फॉर द कंप्रेशन ऑफ ग्रेनुल्स के कंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। पंचेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्रेशन के लिए। डाई रिस्पॉन्सिबल होती है टैबलेट के शेप और साइज के लिए। डेफिनेट शेप और साइज प्रोवाइड करने के लिए हम डाई का यूज करते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपका डी है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? डी। तो आंसर लगा दीजिए डी और करेक्ट हो गया आंसर। चलिए, तो ये आपका देखिए डिफरेंट टाइप के आपके जो टैबलेट मशीन के पार्ट है उनकी एप्लीकेशन आपको दी गई है। तो दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन में इतना ही। हमसे जुड़े रहिए और इसी तरीके से अपनी तैयारी को एक नया शेप देते रहिए, जिससे डाई हमारी टैबलेट को एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम प्रोवाइड करती है। उसी तरीके से आप इस जीडीसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को एक प्रॉपर शेप और प्रॉपर साइज प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले यहाँ पे पढ़ना है अपन को, एक सेंटेंस दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये बेंजीन रिएक्ट विद द CH3COCl गिव द क्लोरोबेंजीन, ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, रीजन क्या है? क्लोरीनेशन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो क्लोरीनेशन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उससे क्लोरोबेंजीन बनता है, बट इस रिएक्शन से तो नहीं बनता। इसलिए इसका आंसर हमारा क्या होगा? असर्शन जो है हमारा फॉल्स है और रीजन जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं रिएक्शन। देखो ये हमारा व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद द CH3COCl प्रेजेंस ऑफ द एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिटोफेनॉन विल बी फॉर्म। देखो बात वही है ना, हमने कहा था एसिटोफेनॉन बनेगा। देखो आप खुद सोचिए, ये हमारा बेंजीन है, ये हमारे बेंजीन भाई हैं, इनमें एक हाइड्रोजन रहता है ऐसा। अब यहां से आप जब कॉमन सेंस है ये तो केमिस्ट्री में कि भाई Cl है तो HCl यहां निकल जाएगा, तो ये इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा? एसिटोफेनॉन बन जाएगा। कभी ऐसा थोड़ी ना हो क्लोरीन अकेला ऐड हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन का तो सवाल ही पैदा नहीं। हाँ, क्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो वो सही है। ठीक है ना, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई मेरे, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाता है। बेंजीन का रिएक्शन किससे होता है? एसिटाइल क्लोराइड से हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द AlCl3, और क्या बन जाता है? एसिटोफेनॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम 12th क्लास से तो पढ़ रहे हैं इसको। ये क्या कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बनता है एसिटोफेनॉन। जब क्या होता है? एसिटाइल क्लोराइड किससे रिएक्ट करता है? बेंजीन से। समझ गए? तो ये इसलिए तो आपका वो जो सेंटेंस था हमारा गलत है। अब ये जो सेकंड वाला था वो हमारा सही हो गया। अब आता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज द बेकर्स-नाथन इफेक्ट। बेकर-नाथन इफेक्ट कौन होता है? बेकर-नाथन, देखो मीजोमेरिक को हम लोग M बोलते हैं, इंडक्टिव को I बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को E इफेक्ट। तो भाई हाइपर कॉन्जुगेशन को ही तो बोलते हैं वो बेकर-नाथन इफेक्ट। इन्हें देखा था, इन्हें निकाला उसको भाई,
तो दुनिया आज उनको जानती है कि ये बेकर नाथन इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से होता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हमारे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इनटू द एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल, और पाई ऑर्बिटल इज कॉल्ड द हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, हम क्या होता है, देखो हमारा ये पाई ऑर्बिटल है, अपना कॉन्जुगेशन में बढ़िया है ये। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। जबरदस्ती ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ओवर कॉन्जुगेशन होने लगेगा ना, तो उसी को तो बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये देखो ओवरलैपिंग होती है ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, ऑर्बिटिंग कंटिन्यू द लोन पेयर विद द एडजेसेंट पाई ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, तो इसके कारण ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। आपने इसको डिस्कस किया होगा क्लास में, आपको पूरा कवर कराया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ब्यूटाइन इज फॉर्म व्हेन द इथाइल ब्रोमाटाइड इज हीटेड विद। ठीक है, तो आपको बोल ये रहे हैं कि ये जो हमारा 1 ब्यूटाइन है, तो 1 ब्यूटाइन बनाना सीखो पहले तो भैया 4 कार्बन बना लिया करो, समझ रहे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। ये ब्यूटाइन लिखा है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ पर H हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ये रहेगा CH2 और यहाँ रहेगा CH3। अब यहाँ पे पूछा गया 1 ब्यूटाइन इज फॉर्म व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड बना लो, यहाँ पर CH3 CH2Cl, ये हमारा इथाइल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर एक्राइलेट, सोडियम एसिटाइलेट या सिल्वर एसिटेट, तो ये हमारा एक रिएक्शन होता है, इसमें हम सिल्वर एसिटाइलाइड का यूज करते हैं। देखो एसिटाइलाइड का क्यों यूज करना पड़ेगा एक्चुअल में, क्योंकि इसके पास भी तो कार्बन रहेंगे ना, 2 कार्बन चाहिए। देखो आपने यहाँ पर इथाइल, देखो कॉमन सेंस से चला करो, ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। अगर आप सोडियम एथॉक्साइड यूज करते हो, ठीक है ना, या सिल्वर एक्राइलेट यूज करते हो या सिल्वर एसिटेट, तो इसमें बेसिकली हम लोग किसको यूज करते हैं, सोडियम एसिटाइलाइड को। ठीक है ना, सोडियम एसिटाइलाइड को यूज किया जाता है। ये देखो रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड वाला तो यूज करोगे ना, सोडियम एसिटाइ मतलब ये एसिटाइलिन का ही तो मॉडिफाइड फॉर्म है, और बनाना क्या था भैया मेरे, ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाना था, तो हम करेंगे क्या, वही तो करोगे आप। अगर आपको एथॉक्साइड यूज करोगे तो बेटा ईथर बन जाएगा, समझ रहे, ईथर थोड़ी ना बनाना आपको कि सोडियम एथॉक्साइड यूज कर लिया C2H5ONA करोगे, ईथर बनेगा। ईथर नहीं बनाना हमको भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है, तो ऐसा रिएक्टेंट लेंगे जो उससे क्या होगा, हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 और SN2 का तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, पूरा सब चीजें प्रॉपर, जितना आप पढ़ सको ना उतना पढ़ के जाना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो देखो यहाँ पर ये ऑर्डर होता है, सबसे पहले ये आपका जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है इसमें, ठीक है ना, तो सबसे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को सबसे लास्ट में रखा जाता है। SN2 रिएक्टिविटी की सबसे कम कर, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम रिएक्ट करेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हाइड्राइड इन SN2 रिएक्शन इजी विद द हैलाइड लीव्स द सबस्ट्रेट। ठीक है, लार्जर द साइज ऑफ द एटम, इन्होंने जितना ज्यादा रहेगा उसकी लिविंग द एबिलिटी, ठीक है, मोर, तो जितने जल्दी उसकी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो जितनी जिसकी ज्यादा साइज होगी, साइज बोल दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दो, बात बराबर है वो। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हमारे एल्कल जो होगा आयोडाइड की रहती है, फिर उसके बाद ब्रोमाइड की आती है, फिर क्लोराइड की आती है, फ्लोराइड। आप ऐसा बोल सकते हो यहां से जाने से साइज बढ़ती है, जब साइज बढ़ती है तो क्या कम होती जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। दोनों चीजें अपनी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कंपाउंड व्हिच आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा कंपाउंड जो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मोर रिएक्टिव होता है, जिसमें आपका सी आंसर करेक्ट होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन। देखो अमीन ग्रुप जो होता है हैव द प्लस m effect increase the pi electron density at the ring carbon atom, an electrophile can easily insert it easily। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करा देता है हमारा अमीन ग्रुप, तो इसलिए इजीली वहां पर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस कंडक्ट हो जाते हैं। तो इसमें देखो आपको आंसर जो दिया गया है वो अमीन वाला दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मोस्ट स्टेबलाइज्ड रेजोनेंस। एक रेजोनेंस का फॉर्म आपको वो बताना है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है भाई, जो कैसा है स्टेबल भाई, स्टोन के जैसा है, जो पत्थर के जैसा है, अपने इरादों पर जो क्या एकदम मजबूत है, उसको बताना है आपको। मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये आपको बताना है। मोस्ट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस आपको ये बताना है।
इसमें आपका ए आंसर होगा हमारा करेक्ट। ये सबसे स्टेबल होता है। वन ऑफ द मोर नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। सबसे मोर स्टेबल यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड आउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SN1 रिएक्शन। हमसे SN1 रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि SN1 रिएक्शन के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है अल्कलैंड की, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टेक प्लेस ऑन वन स्टेप, ठीक है ना, फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अपन को ये करेक्ट बताने, तो SN1 रिएक्शन के जितने भी पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमको अपना आंसर इसमें देना था। तो हमारा ए आंसर एकदम सही है, हमारे पी और क्यू एकदम करेक्ट है और आर और एस हमारे क्या है, फॉल्स है। उनको अपन डिस्कस करते हैं। ये जो है ना टेबल बेटा, ये मैं कहता हूं ना हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। देखो SN1 रिएक्शन हो गया, SN2 हो गया। काइनेटिक क्या होती है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, इसकी सेकंड ऑर्डर होती है। रेट लॉ क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है, ये बायोमॉलिक्यूलर होता है। स्टेप्स क्या होते हैं, 2 स्टेप होती है, ये 1 स्टेप होती है। समझ रहे, यहां बहुत दिक्कत होती है, जब हम पढ़ते थे भूलते थे कि SN1 का ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपकी 2 स्टेप होती है, ठीक है। और SN2 जो होता है उसका ऑर्डर 2 है बट उसका फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, याद रखना। रेट इंडिपेंडेंट टू द न्यूक्लियोफाइल, और इसमें क्या होता है, नीड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। रेट क्या होती है इसकी, ये फार्मूला होता है, KRX होता है, इसमें KRX और न्यूक्लियोफाइल के भी रोल रहता है, ठीक है। लीविंग ग्रुप क्या होता है, नीड गुड लीविंग ग्रुप, इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं, नीड गुड लीविंग ग्रुप। सॉल्वेंट गुड आयोनाइजिंग, फास्टर इज ए प्रोटेक्ट, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री रेसिड्यू मिक्सचर फॉर्म होता है, इसमें इन्वर्जन हो जाता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है SN2 में। हेलो एल्केन की एक्टिविटी, ये बहुत आता है, इसमें आपकी टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, और इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी है। अच्छे से ध्यान रखना आप इसको, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक का जिसने भाई बोल दिया कि यार हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, हम तो एंटी एरोमेटिक हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल आपको बताना है, कौन सा कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक है। तो जो हमारा ये नीचे लिखा हुआ है, ये थायोफिन रिंग हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो इसको एरोमेटिक बोलते हैं। इसमें भी हमारा वही है सेम। इसमें भी आपका जो ये है थायोफिन रिंग में ये चीज हो जाती है, बट हमारा जो सिंपल रिंग है, ये अगर हम इसको बोले पेंटासाइक्लिन, तो पेंटा डाइसाइक्लिन रिंग है, ये पेंटासाइक्लिक डाइईन है, 2 इसमें इन लगे हुए हैं, तो ये नहीं करता है, ये कर जाता है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना आप। ये जो रिंग है आपकी थायोफिन नहीं करती है, जो सिंपल रिंग है वो आपका फॉलो करता है। ऑल एग्जाम्पल आर एरोमेटिक एक्सेप्ट, देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया, सभी एग्जाम्पल्स हमारे एरोमेटिक के, एक एग्जाम्पल नहीं है एरोमेटिक का, ठीक है ना। ऑल आर द एग्जाम्पल्स आर एरोमेटिक एक्सेप्ट, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखो ये जो एरोमेटिक होता है, ठीक है ना, ये एरोमेटिक होता है ट्रायंगल प्लस वाला, ये एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक होता है, ऐसा नहीं होता केवल बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, लेकिन ये लास्ट वाला एरोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर इन्वॉल्व द मैकेनिज्म। विलियमसन सिंथेसिस में कौन सी मैकेनिज्म होती है, उसमें आपका कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN1 होता है, SN2 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, उसमें हमारा SN2 होता है। विलियमसन, ठीक है ना, विलियम है और सन है, दोनों रहते हैं, तो ये 2 लोग हैं, तो 2 लोग हैं, तो मतलब आपका SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हैलाइड आयन एंड अदर गुड लीविंग ग्रुप बाय द एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, एल्कोक्साइड आयन से वो करते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस यूजुअली टेक प्लेस SN2 रिएक्शन होती है इसमें, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, इसमें SN2 होती है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल इज द लेस एसिडिक देन द फिनॉल बिकॉज। फिनॉल एसिडिक होता है, हम जानते हैं, ये कम एसिडिक होता है, इसका रीजन क्या है, तो देखते हैं, पढ़ते हैं रीजन। फिनॉल जो होता है, द फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन इथॉक्साइड, ठीक है, ये देख सकते हैं, सही मान सकते हैं। देयर इज अ मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल देन द इथाइल, ऐसा कुछ नहीं होता, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता यहां से। द इथॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इन द, हां आपको ए और सी में से आंसर होगा, क्योंकि वो आपका कंट्रोवर्शियल आंसर है। फिनॉल इज द हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसमें आपका ए आंसर हमारा सही आंसर है।
देखो एसिडिक सब्सटेंस जो होते हैं टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर, बोथ फिनॉल एंड इथेनॉल आर वीक एसिड होते हैं. एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज मोर देन दैट ऑफ द इथेनॉल. दिस इज द ड्यू टू द फिनोमेना कॉल्ड ऑफ द रेजोनेंस दैट स्टेबलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन. उसी के कारण ये होता है. देन इथॉक्साइड और इथेनॉल बोथ आर नॉट स्टेबल. जो इथॉक्साइड होता है वो हमारा स्टेबल नहीं होता. वो क्या होता है हमारा स्टेबल नहीं होता है. क्या नहीं होता है? स्टेबल नहीं होता है. ठीक है, इसलिए क्या होता है वो स्टेबल नहीं होता है अल्टीमेटली, तो इसलिए हमारा फिनॉल मोर एसिडिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन के लिए फॉल्स बताना है आपको. अभी अपन ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, SN1 जो होता है हमारा कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? वो आपका सेकेंड ऑर्डर फॉलो करता है. तो यहां पर आपको क्या है, एब्सेंस ऑफ द SN1 रिएक्शन का जो टेबल है वहीं से हमें पूरा फॉलो करना है. ठीक है ना. तो देखो SN1 रिएक्शन का टेबल अपन ने डिस्कस किया हुआ था यहां पर. ये तो देखो SN1 रिएक्शन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर है, उसका SN2 आपका सेकंड ऑर्डर होता है. ये स्टेप्स होता है, 2 स्टेप्स होता है. तो वहां पे ऑर्डर तो फर्स्ट ऑर्डर है तो वो सही है. ये यहां पर आपका फर्स्ट ऑर्डर तो ये तो ठीक है. ठीक है ना, ये हमारा करेक्ट है. इसमें अगला रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये भी ऑर्डर भी सही दिया है. तो एब्सेंस ऑफ द रेसिमाइजेशन. ठीक है, तो हमारा इसमें यही आंसर अपना करेक्ट है. ठीक है, तो ये आपको देखो यही टेबल यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको फॉलो करनी है. रिएक्शंस को देखो अच्छे से पढ़ लेना. E1 E2 का डिफरेंस होता है, SN1 SN2 का डिफरेंस. ये बहुत आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन. इनको भाई प्रायोरिटी पर याद करो. आप ये मान के चलो कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. देखो रेसिमे मिक्सचर का फॉर्मेशन, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है. ये तरीके से इसको पूरा आपको याद रखना है. ठीक है, SN1 रिएक्शन जो होता है रेट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा. SN1 रिएक्शन देयर इज द रेसिमाइजेशन भी हो जाता है. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टेशन इज द रिएक्शन इन द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ठीक है, तो अपन को जो क्वेश्चंस था एब्सेंस लिखा हुआ है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंस होता है. अगर प्रेजेंस होता तो अपना सही है, तो इसलिए इसका आंसर अपना बी हो जाएगा. ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस है, इनको आप करते रहें, पढ़ते रहें प्रॉपर. ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू GDC लर्निंग प्लेटफॉर्म. आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमारे टेस्ट हुए थे. इसमें सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा, वो सिंपल सा क्वेश्चन है. वेवलेंथ रेंज ऑफ 400 to 800 नैनोमीटर इज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जिसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारा पूरा स्पेक्ट्रम होता है, उसकी रेंजेस होती हैं गामा रेस है, एक्स रेस है, यूवी है, विजिबल है. ठीक है ना, IR है, इसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी और NMR. ये इनका ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ. हमको कहा गया है 400 to 800 नैनोमीटर जो होता है किसका? ये हमारी भाई कलरफुल दुनिया जो हमारी है, रंगीन जो जिंदगी है वही होती है कलरफुल. कलरफुल मतलब आपका विजिबल. विजिबल जो है, विजिबल में इसका आंसर होगा आपका विजिबल रेस, इसका आंसर होता है. इसको ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ. ये पूरा रेंज है, इनको प्रॉपर आप लोग लर्न कर लेंगे. पहले तो ऑर्डर याद करना, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी, फॉर यूवी, नियर यूवी, विजिबल. ठीक है ना, इंफ्रारेड, नियर, मिडिल, फॉर माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी. इनका ऑर्डर एग्जाम में आ जाता है. यहाँ से यहाँ की ओर चलते हैं भाई, तो यहाँ पर वेवलेंथ जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है, और हमारी फ्रिक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी क्या होता जाता है. अगर ऊपर वाले हैं तो वो हायर एनर्जी वाले हैं, हायर वेव नंबर है उनका, हायर उनका फ्रिक्वेंसी है. अगर वेवलेंथ के टर्म में पूछा जाता है तो लोवेस्ट जो है वो हायर वाला होता है. ठीक है, इसलिए तो आज अपन लोग भाई घर में मोबाइल के टावर से सिग्नल देख रहे हैं. क्यों? रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना इसके पास, दूर से आ जाता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है. ठीक है, वेवलेंथ क्या होता है? वेव की लेंथ होती है. ये जो है ना, कोई वेव है, मान लो ये आपकी एक वेव है, ये इसकी लेंथ जो होती है यही तो वेवलेंथ होती है. जितना ज्यादा वेवलेंथ रहेगा वो उतने दूर ट्रैवल करेगी. ठीक है ना, तो ये याद रखना है. और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा रहती है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है. इसलिए देखो आज हमारे यहाँ मोबाइल रेस रहती है, लेकिन ऐसा तो हार्मफुल नहीं है बहुत ज्यादा. ठीक है हार्मफुल, बट ऐसे नहीं है बहुत हार्मफुल हो. हर व्यक्ति को नहीं है हार्मफुल, कुछ लोगों को कई बार हो जाती है प्रॉब्लम. बट याद रखना है ये आपका विजिबल का रेंज होता है 400 to 800. विजिबल का बहुत एग्जाम में आ जाता है. कई बार वैक्यूम यूवी पूछते हैं. ठीक है ना, तो वैक्यूम में भी आपका 200 नैनोमीटर से नीचे रहता है. आपसे कई बार पूछ सकते हैं वो यूवी रेस, तो यूवी का हमको पता है 200 to 400 होता है. ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं. IR का आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में. ठीक है ना, नियर IR में आपका 0.82 रहता है. ठीक है, 2.5 to 15 रहता है. 15 to 100 मानते हैं, 1000 भी आप बोल सकते हो. तो ये रेंजेस आपको ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन था
वेव नंबर जो होता है क्या होता है, वेव नंबर जो होता है हमारा ये होता है वेव नंबर। अब आप आंसर दे दो, आप लोग इसको देखो क्या है। नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, टाइम्स टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ्स। तो क्या होगा इसका आंसर बताएं आप लोग। वैसे आप लोगों ने अटेंड किया है, इसमें ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, नंबर ऑफ वेव्स पर सेंटीमीटर, जो इसमें आपको आंसर हो जाएगा। इसका जो यूनिट होता है हमारा ये सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जिसको अपन लोग बेसिकली IR में पढ़ते हैं अपन लोग, ठीक है। ये यही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया। सेंटीमीटर इनवर्स को देखो, इसमें न्यू पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। सेंटीमीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैसर भी बोलते हैं, कैसर यूनिट कहलाती है। देखो सेंटीमीटर इनवर्स हम जानते हैं सभी लोग, बट ये क्या होती है, कैसर यूनिट भी इसको अपन बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांक रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू एच म्यू, म्यू इज इक्वल टू द, ठीक है ना, ये अपन से पूछा गया है। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, तो E इज इक्वल टू एच म्यू तो हम जानते ही हैं। तो इन इक्वेशंस को मैंने क्लासेस में आपको बताया है, E इज इक्वल टू एच म्यू और ये होता है SC अपॉन लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा है हमारा। तो C क्या होता है, एनर्जी डिपेंडेंट स्पीड ऑफ लाइट, ये नहीं होगा हमारा। वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट, ये नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो आपका इसमें C आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखने हैं। ये जो इक्वेशन है ना बढ़िया ग्रीन कलर से, ये हमारे लिए नंबर देके जाएगा। इसको जो पढ़ेगा उसको नंबर जरूर मिलेंगे एग्जाम में। इसको पढ़ने से कुछ नहीं होना है, इसको थोड़ा सा नॉलेज रखो। E इज इक्वल टू म्यू HC अपॉन लैम्डा, और अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा होता है हमारा वेव नंबर, तो HC वेव नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपको ये दिख रहा है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर एक ही रहते हैं, और ये सभी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमारे वेवलेंथ के। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर होमोएनुलर कॉन्जुगेशन डाइइंग द मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्ब इज। होमोएनुलर के लिए पूछा गया है, तो होमोएनुलर के लिए तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, हमको जो एक रूल होता है वुडवर्ड प्रेशर रूल, उसको अप्लाई करना है आपको। होमोएनुलर के लिए कितना होता है, हेटेरोएनुलर के लिए कितना होता है, ये सब आपको याद करना है। तो होमोएनुलर मतलब आपकी जब होमोएनुलर ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो रहेगा अल्टरनेट होना चाहिए। पहली चीज तो ये कैसा होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए और एक ही रिंग के अंदर होना चाहिए, होमोएनुलर कहलाता है। तो होमोएनुलर के लिए वेवलेंथ कितना होता है मैक्सिमम, तो 253 वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू द वुडवर्ड प्रेशर रूल। तो ये आपको याद रखना है। तो होमोएनुलर के लिए 253 होती है, हेटेरोएनुलर के लिए आपकी कितनी होती है 215 होती है, ठीक है ना, ये याद रखिए आप। एलिसाइक्लिक के लिए जो होती है हमारी 215 और ये याद कर सकते हो। एलिसाइक्लिक के लिए 270 नैनोमीटर है और इसकी 250 नैनोमीटर होती है और ये हमारी 253 नैनोमीटर होती है। इंक्रीमेंट्स हम अच्छे से जानते हैं, जो उसमें ग्रुप्स अटैच रहती है, पूरा क्लासेस में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, तो वहां से आप इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी ग्रुप विच डज नॉट itself act as a chromophore but presence of a shift to the absorption band, तो उसको क्या बोलते थे, ऑक्सोक्रोम बोलते थे। ऑक्सो मतलब होता है जो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो देखो एब्जॉर्प्शन तो हमारा कौन करता है, यूवी रेस का, क्रोमोफोर करता है, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है, क्रोमोफोर करता है। लेकिन उसके एब्जॉर्प्शन को वो बढ़ा दे जो, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोक्रोम बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं सॉल्वेंट रहता है, सॉल्वेंट के साथ क्या रहता है, ऑक्सिलरी सॉल्वेंट होता है, ऑक्सिलरी सॉल्वेंट। तो वैसे यहां पर है आपका सॉल्वेंट के साथ में जैसे ऑक्सिलरी सॉल्वेंट है, ऐसे हमारे यूवी में क्रोमोफोर के साथ क्या होता है, ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो आंसर सी है, इसको डिस्कस भी कर दिया हम लोगों ने। बियर्स लॉ स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द, बियर्स लॉ जो होता है, देखो एल फॉर लैम्बर्ट होता है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, और बियर्स लॉ हमारा कंसंट्रेट होता है, दोनों को बोल के बियर लैम्बर्ट का बोलते हैं, ये उसका फाइनल इक्वेशन होता है। एब्जॉर्बेंस एप्सिलॉन सीएल, ठीक है ना, मोलर एब्जॉर्बिटी कंसंट्रेशन लेंथ, ठीक है, ये इक्वेशन होता है। तो ये जो डिपेंड करता है बियर्स लॉ डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, लैम्बर्ट लॉ डिपेंड अपॉन द थिकनेस या पाथ लेंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कंसंट्रेशन ही इसका आंसर होगा आपका। बियर लॉ डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। लैम्बर्ट लॉ में जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिक्रीज होती है वो अकॉर्डिंग टू द थिकनेस और पाथ लेंथ रहती है, जिसको अपन एल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ शिफ्ट इज इन गिवन फिगर, ठीक है। ये जो होता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है हमारी, ये हमारी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है, ये शिफ्ट हो रही है यहाँ की ओर,
और यहाँ जा रहे हैं तो हमारा वेवलेंथ बढ़ता जाता है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। तो ये हमारी रेड शिफ्ट है, लेकिन रेड शिफ्ट तो लिखा नहीं है यहाँ पर, तो क्या आंसर दोगे आप लोग? अब ये रेड शिफ्ट नहीं लिखा, तो रेड कलर की लाइफ बॉय तो होती है जिससे अपन लोग बाथिंग करते हैं लोग बाग, तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी। क्या होगी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे इसको याद रख लेना, ठीक है। एक होती है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, एक होती है हमारी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। हिप्सोक्रोमिक मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होता है, उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। और अगर ये हाइट कम बढ़ होती है, वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगा, एब्जॉर्बेंस बढ़ती है, तो हाइपरक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक कहलाती है। ये आपकी इसमें वेवलेंथ हमारा कांस्टेंट है, इसमें जो रहेगा आपका वेवलेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। इनमें आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट में हमारा जो एब्जॉर्बेंस की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, बस वेवलेंथ की वैल्यू वेरी कर रही है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको ये बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब आने ही है, ये मान के चलो आपको ये क्वेश्चन। ये सब शिफ्ट अच्छे से याद कर लेना। देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपका वेवलेंथ कांस्टेंट है, केवल एब्जॉर्बेंस की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, तो वो हाइपरक्रोमिक और आपका हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है। अगर हमारा एब्जॉर्बेंस कांस्टेंट हो जाता है, वेवलेंथ हमारा इंक्रीज होता है टूवर्ड्स द रेड कलर, रेड कलर का वेवलेंथ हाई होता है, तो उसको रेड कलर का रहता है लाइफ बॉय, और लाइफ बॉय जो रेड कलर का आता है कॉमनली, तो उसको अपन बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू शिफ्ट होता है, ब्लू शिफ्ट मतलब आपका VIG और ब्लू कलर की ओर जा रहे हैं तो वेवलेंथ कम होगा, तो इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है फॉरबिडन पीक्स आल्सो नोन एज। फॉरबिडन पीक्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कौन सा बैंड कहलाता है वो हमारा? फॉरबिडन पीक्स आल्सो नोन एज द, उसको हम लोग बेटा आर बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर बैंड। जो पीक्स जनरली आते नहीं है, फॉरबिडन मतलब जो पॉसिबल नहीं है, नॉट हैपन, उनको बोलते हैं हम लोग आर बैंड। तो अलग अलग टाइप के बैंड होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं। देखो मेनली हमारा जो ऑपरेट होता है ओरिजिनेट ड्यू टू द N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। ये होता है एटलीस्ट वन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। These are the less intense with the Emax below the 100, इसलिए तो उसको बोलते हैं आर बैंड का जो मोलर एब्जॉर्बिलिटी का वैल्यू है वो 100 से कम होता है, ठीक है। और उसको हम मेन जिसका 10⁴ से ज्यादा होता है वो हमारे बैंड्स आते हैं जनरली, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है किससे? आर बैंड N2 पाई स्टार ट्रांजिशन से होता है। आर बैंड आल्सो नोन एज द फॉरबिडन ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू द लेस ऑफ द एनर्जी गैप N2 पाई ट्रांजिशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हेटेरो। हमेशा N वहां आएगा जब हेटेरो एटम रहेंगे, क्योंकि उसके लोन पेयर रहेंगे। जैसे ये किसमें होगा? एसीटोन में, एक्रोलीन में होगा, मिथाइल विनाइल कीटोन में होगा ये, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। इसमें देखो के बैंड होते हैं हमारे, के बैंड जो होते हैं सबसे मेन बैंड होते हैं हमारे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन से होते हैं, जो हमारा यूवी का मेन पार्ट होता है, ठीक है। आर बैंड जो होते हैं हमारे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन से होते हैं। बी बैंड जो होते हैं हमारे बेंजीन वाले सिस्टम में रहते हैं, एरोमेटिक में। ई बैंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन बेंजोइड सिस्टम ऑफ 3 इथाइलेनिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अल्टीमेटली हमारा मेन बैंड जो है यूबी का वो के बैंड है, आर बैंड को हम लोग फॉरबिडन बैंड बोलते हैं, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था। इसमें आता है सैचुरेटेड कंपाउंड विच वन हेटेरो एटम। एक सैचुरेटेड कंपाउंड है बेटा, जैसे ये है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें एक हेटेरो एटम, ये नाइट्रोजन लग गया है, ठीक है ना। वन हेटेरो एटम द विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन, इसमें किस टाइप का ट्रांजिशन होगा? जब हेटेरो एटम लग जाता है, कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो पाई के तो काम ही खत्म है इसमें, ठीक है। तो जिन ऑप्शंस में पाई है उनको तो उठा के अलग कर दो। अब क्योंकि अगर ये हेटेरो एटम नहीं होता, कार्बन कार्बन होते, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार हो जाता ट्रांजिशन। अब इसमें हेटेरो एटम लग गया, इसमें नॉन बॉन्डिंग है ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें रहेगा हमारा N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ये वाला अपना आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये ट्रांजिशंस देखो हमेशा याद रखना, कभी भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार उसमें होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है और हेटेरो एटम नहीं होता। पाई टू पाई स्टार उसमें होता है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। और N2 जो सिग्मा स्टार होता है किसमें होता है? कोई सैचुरेटेड कंपाउंड है लेकिन हेटेरो एटम है उसमें। और N2 पाई स्टार कब होता है? कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जैसे ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये, और हेटेरो एटम भी है इसमें, तो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे कॉमनली यूज सॉल्वेंट कौन सा होता है? एथेनॉल है हमारा, मेथेनॉल है, वाटर है, बेंजीन है। बेंजीन को तो यूज नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड होता है। और सबसे सस्ता सुंदर जो रहता है वो कौन होता है हमारा? इसमें आपको अगर देखें कंपेरेटिवली तो वो एथेनॉल को हम यूज कर सकते हैं। एथेनॉल पॉइजनस भी नहीं होता है और बहुत सारी ड्रग्स की सॉल्वेबिलिटी भी रखता है। वाटर को ज्यादातर यूज नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स कई बार वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। तो मोस्ट कॉमनली अगर पूछते हैं तो एथेनॉल है। और चीपेस्ट पूछेंगे कि सबसे सस्ता कौन सा है, तो फिर आप उसका आंसर वाटर दे देंगे, ठीक है। ठीक है, जो मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट जो डज नॉट इंटरफेयर द एब्जॉर्प्शन, ये इसके लिए नहीं,
जिस भी मेथड को करोगे, जो भी सॉल्वेंट रहेगा, जो मेथड का प्रिंसिपल है वो सॉल्वेंट से फॉलो नहीं होना चाहिए, वो कोई एब्जॉर्ब नहीं कर, जैसे यूवी कर रहे हो तो यूवी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, आईआर करोगे तो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन यूज सॉल्वेंट क्या है हमारा, 95% एथेनॉल, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका जो लैम्डा मैक्स होता है 210 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा द वेवलेंथ ऑफ द रेंज विजिबल रीजन इज 3000 एट एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज वैल्यू, ये दे दिया। तो अपन को एक्चुअल में इसमें इन्होंने क्या दिया है, अपन को यहाँ पर वेवलेंथ दे दिया है, मतलब अपन को लैम्डा की वैल्यू दी गई है 3800 एंगस्ट्रॉम दिया है इन्होंने, और किसकी वैल्यू दे दी अपन से, यहाँ से कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हमको निकालना है, और सी का हमको वैल्यू दे दिया है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर। तो फार्मूला तो यही है हमारा, U = C/λ का लगाओगे आप तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7.8। चलो आपको 7.8 10⁻14, तो यहाँ पर अगर आपको ये भी दिक्कत आती है ना, तो आप कॉमन सेंस लगाइए इसमें। चलो थोड़ा सा, ये अपन ने लिखा फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, C/λ लेना है, तो आप कुछ भी मत करो, आप कन्वर्जन भी मत करो। C की वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है आपकी 38। इसको अगर आप करेंगे सॉल्व तो ये 300 हो जाएगा। अगर आप डिवाइड करेंगे सपोज, तो ये आपका 4 से करोगे, अगर मान लो इसको 4 मान लो आप तो सिविल, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा हमारा ये, इसमें लेकिन 2 वैल्यू सेम है, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन, पूरा सॉल्व आपको करना पड़ेगा ये इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें देखो आपको सबसे पहले एंगस्ट्रॉम को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, ये तो 3800 था हमारा एंगस्ट्रॉम, इसमें 10⁻⁻8 सेंटीमीटर करेंगे हम। यहाँ पे इसको रखोगे आप तो ये सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। ये 3.92 3 है, यहाँ पर 2.9 है वेलोसिटी, 300 है, तो ये हमारे यहाँ से 8 ऊपर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है यहाँ पर ये, ठीक है, और ये प्लस में है तो ये भी आपका किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। इसको 3 लिखो और इसको लिखो 3800, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा 32, इसमें से -6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻, कितना है 10⁸8, यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 10 नहीं आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, ये भी यहाँ पर रॉन्ग है, ये 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, और यहाँ पर -6 हो गया, तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻14 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका 7.88 आएगा, तो इस तरीके से हमारा 14 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बेटा 8 रहेगा, ठीक है, और ये 100 यहाँ से 2 0 कैंसिल होंगे तो ये 10⁻6 बचेगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 8 + 6 कितना होता है 14, तो आपको 14 देखना है और इसका सॉल्यूशन देखना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा फॉर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ, ये कंपाउंड हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए वुडवर्थ रूल की जो वैल्यूज होती हैं उसको हम सॉल्व करके अगर रखेंगे तो हमारा 237 आंसर आ जाता है। तो देखो बेस वैल्यू कितनी होती है इसकी, आपकी 250 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये फिर इसमें देखो अल्फा एल्काइल ग्रुप लगाया तो 10 नैनोमीटर, बीटा पे लगाया तो 12 है। तो यहाँ पर देखो हमारा ये अल्फा पर लगा हुआ है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, और ये बीटा कार्बन है। इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, ये हमारी इसकी बेस वैल्यू हमने रखी सबसे पहले, ये बेस वैल्यू हो जाती है, और यहाँ पर हमने बीटा पर 6 वैल्यू होती है, तो ये 6 2 जा, ठीक है ना, तो 12 हो गया, और ये हो गया। देखो ये हमारा कंपाउंड था सपोज, ये अल्फा और बीटा, ठीक है ना। अल्फा पर देखो 1 लगा हुआ है आपका, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10, बीटा पर 1 ये है 1 ये है, तो 2 इसके हो जाएंगे, तो 12 ऐड कर दोगे 237 नैनोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो एनालिसिस के कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, इनको आप आराम से कर सकते थे, हमने पूरा क्लास में कराया हुआ है आपको, ओके। तो फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब हम कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिस्कस करते हैं जो आपको आएंगे।